हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के महान से महान काम करने के लिए उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, चाहे वो शुरुआत बहुत छोटी ही क्यों ना हो। तो हम आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो है लीगल अवेयरनेस का, जो कि आपका सिलेबस है। सीओ क्यूपी 11 वाले बच्चे सावधान हो जाओ, और इसका बड़ा बड़ा मैराथन सेशन लेने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे क्लासेज हम पहले ही ले चुके हैं, इसीलिए हमने ये सोचा कि पहले इसको शुरू कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही सूटेबल रहेगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से ये सेशन हम लोग शुरू करेंगे। देखो, लीगल अवेयरनेस है क्या, उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। लीगल अवेयरनेस आपके कानून से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहा है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहा है उस पर आपको पकड़ बना करके रखनी होगी। उससे रिलेटेड संवैधानिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिलेबस में दिया है सीओ क्यूपी 11 जनरल, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जनरल पेपर इसका नाम है। बाकी सिलेबस डिटेल तो हमने देखा ही है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो भैया है क्या, पहला पॉइंट हमने क्या रखा है लीगल अवेयरनेस में? लीगल अवेयरनेस में रखा है आर्टिकल 200 और तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की जो अभी करंट कंट्रोवर्सी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एंटर किया और काफी दिनों से रोज हियरिंग हो रही है। आपको मालूम होगा हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है वेंकट रमणी, ये लड़ रहे हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमिलनाडु के गवर्नर को, और बाकी जो उनकी पार्टीज हैं अलग अलग, तमिलनाडु के रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मुद्दा क्या है मैं बता देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये चीज आप हमें हिंदी में प्रोवाइड कर दो। डेफिनेटली कर देंगे, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आप कौन सी भाषा में चाहिए आपको। ये चीजें हिंदी में करने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो लाइक करना है, सेशन को भी शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। लीगल अवेयरनेस बहुत बड़ा बड़ा सेशन शुरू में मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि देखो मेहनत लगती है हर चीज बनाने में, और आपका इंटरेस्ट पता चल देगा तभी, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लीगल अवेयरनेस को इस बार हिंदी में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपके लिए समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। मैं हूं अमित सिंह आर्या और मैंने अभी यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है। याद रखिएगा, एनटीए का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है, अगर अपर लेवल की मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो यही होता है, जिसमें मैंने 99.56 परसेंटाइल अचीव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 200 क्या था? आर्टिकल 200 कहता है कि ये आउटलाइन देता है, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द गवर्नर्स रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ अ स्टेट व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर हु हैज द फॉलोइंग ऑप्शन। अच्छा, आपको सीधा बताता हूं, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसके द्वारा बिल पास कर लिया जाएगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो 6 इंडिया में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ना, वो सबके पास है नहीं, सारे स्टेट में है नहीं। कौन कौन से स्टेट के पास है, कितने स्टेट हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उन्होंने बिल कोई पास करके गवर्नर को दे दिया। गवर्नर भाई साहब का काम क्या है कि सॉरी फॉर दैट, बट गवर्नर का काम यह है कि एसेंट टू द बिल, उनको या तो सहमति देना है कि चलो भाई बिल आपने अप्रूव कर दिया, अच्छा है, हम इसको अप्रूवल दे देंगे, ये लॉ बन जाएगा। जिस दिन साइन होगा उसके अगले दिन से ये एग्जीक्यूटिव का काम होगा इसको लागू करना, ठीक है। आर्टिकल 200 ये विथ होल्ड असेंट, मान लो उन्होंने रोक लगा दी कि नहीं भाई हम इसको आज्ञा इसकी नहीं देंगे, आप समझ लो इस चीज को, आज्ञा जब वो नहीं देंगे, फिर तीसरा रहेगा रिटर्न द बिल, ठीक है। द बिल इज नॉट अ मनी बिल, द गवर्नर कैन रिटर्न टू द लेजिस्लेचर। अगर मनी बिल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का अपना बजट होता है, तो इस बिल को लेजिस्लेचर के पास रिटर्न कर सकते हैं 14 दिनों के टाइम में, अगर वो फिर से पास होकर के आ जाता है। 14 डेज का ये टर्म याद रखना, मैं आपको बताता हूं कितना काम है। इफ बिल इज नॉट अ मनी बिल, गवर्नर कैन रिटर्न टू द बिल टू द लेजिस्लेचर विद सजेस्टेड अमेंडमेंट्स। वो अपने सजेशन देंगे, जैसे नीट वाले पे, जैसे वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट वाले मुद्दे पे वो अपना सजेशन दिए भी थे और डिस्कशन भी किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि भाई ये नहीं होता, ये साइलेंटली गवर्नर को जो भी करना होता है वो कर रहे हैं, ये इरादा क्या है इनका, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये मिल गया हो। रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट्स स्पेशली इफ इट मे डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। आपको एक चीज, छोटी सी चीज मैं समझा देता हूं कि क्या है ये। अगर मान लो आपने बिल को फिर से भेजा, ठीक है, और उन्होंने फिर से पास करके भेज दिया, तो आपके पास या तो खुद तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, या तो फिर से असेंट दोगे, विथहोल्ड करोगे, या बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रिजर्व करके रख लोगे। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये कितने दिन रिजर्व करके बिल को रखेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे मान लो आपको बिल पसंद नहीं है, नहीं है मन करने का साइन, आपने वापस उन्हें दे दिया, ठीक है। जब दे दिया वापस उन्हें, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई अब तो चलो ठीक है, फिर से लेकिन उन्होंने सेम चीजों के साथ अमेंडमेंट या सुधार के साथ 14 दिनों में आपके पास ला करके वो दे दिए। देखो गवर्नर जो होते हैं ना, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अगर हम बात करें, तो गवर्नर को मस्ट साइन करना है, असेंट टू इट,
ठीक है, अगर फिर से दे दिया, लेकिन उनका मन हुआ कि नहीं अभी भी नहीं करना है, तो अब वो खुद से रोक के कितना दिन रखेंगे, तो वो राष्ट्रपति के नाम पे रोक लेते हैं। और यही मुद्दा फंस गया था, लगभग 12 से 14 बिल जो है इंपॉर्टेंट फंसा हुआ। अब स्टेट में कोई बिल ही पास नहीं होगा तो वहां तो लेजिस्लेटिव काम कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वहां की जो जनता टैक्स दे रही है सरकार को, तो वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि क्या बहस करोगे आप, कितना बकवास बातों पे बात करोगे। लोकसभा राज्यसभा में आप देखते हो ना कितने काम की बातें होती हैं, देश से रिलेटेड चीजें हैं, वो तो वो बात करने से रहे। तो गवर्नर के लिए रिजर्व कर लिया, यही इन्होंने गलती की थी। तो आर्टिकल 200 से रिलेटेड है। इन रीसेंट टाइम द रोल ऑफ गवर्नर इन तमिलनाडु हैज कम अंडर स्क्रूटिनी कंसर्निंग आर्टिकल 200। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज रेज्ड कंसर्न। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चिंता जाहिर की थी और गवर्नर को विथ होल्डिंग पे, मतलब रोक लगाने पे, ये जो है इन्होंने चिंता जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट खटखटाया था, दरवाजा खटखटाया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट हैज नोटेड तमिलनाडु कंटेंशन दैट द गवर्नर डज नॉट हैव द डिस्क्रिप्शन टू विथहोल्ड असेंट टू द बिल्स दैट हैव रीपास्ड बाय असेंबली। और इनका कहना है कि गवर्नर के पास असेंट को विथहोल्ड करने का पावर नहीं है अगर रीपास किया गया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ठीक है हम विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रेसिडेंट के नाम पे रिजर्व कर सकते हैं। The court observed that once a bill is passed and presented to the government, they are constitutionally obligated to grant assent. समझ में आ गया आपको बात? कोर्ट का क्या कहना है कि अगर इसको फिर से पास कर दिया गया है तो आपको पास यही है कि बिल को रीपास किया गया है, प्रेजेंट करके भेजा गया है आपके पास, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेशन है कि भाई आपने ही तो अमेंडमेंट दिया था ना, हम ही ने तो अमेंडमेंट दिया था ना भाई कि ये सुधार करके लाओ, तो पास तो कर देना चाहिए, साइन तो कर देना चाहिए। लेकिन ये साइन नहीं करेगा। द हिंदू अखबार को फॉलो करता हूं मैं डेली, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। द सिचुएशन अंडरस्कोर्स द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन, देखो हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव है आप भी जानते होंगे, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है कि नहीं है बताइए? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो the discretionary power of governor are limited and meant to be exercised under specific circumstances. The ongoing development in Tamil Nadu highlights the complexity involved in the governor's role in the legislative process and the importance of adhering to the constitutional provisions to maintain the federal structure of government. ये सीधा दिखाता है कि जो तमिलनाडु में विकास या डेवलपमेंट जो चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया है। यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर्स के पास नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब होता है अपने विवेक से। गवर्नर के पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इस मामले में। वो उनको सीधा है कि भाई दोबारा अगर पास करके दे दिया तो उनको साइन कर देना चाहिए, लेकिन वहां भी एक क्लॉज है कि साइन करने के अलावा वो रिजर्व कर देंगे प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट से अप्रूवल आएगा तो या साइन आएगा तभी वो लागू होगा। तो भाई प्रेसिडेंट के पास जाने पर उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि वो टाइम फ्रेम रख ले। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जनरली साइन कर देते हैं, मतलब स्टेट के मैटर पे नहीं, केंद्र के मैटर पे। केंद्र की गवर्नर जो केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके मुद्दों को वो साइन कर देते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी नहीं साइन करो तो वो नहीं करेगी। ऐसे साइन किया जाता है ना, आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे देखा होगा। तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा। ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, बताया तो मैंने हिंदी में है। अनुच्छेद, अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो समझ लो, अनुच्छेद 200 है, ठीक है। अनुच्छेद 200 जो है ये चीज, अनुच्छेद 200 का रोल क्या है आपने समझ लिया है। अनुच्छेद 200 क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो हमारा आर्टिकल 200 है, इसके रिलेटेड, इसके अलावे गवर्नर से जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़ना है आपको। मैंने अपने आर्टिकल सेक्शन में पढ़ाया हो। गवर्नर के अपॉइंटमेंट होते हैं, मालूम है ना, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, कोई इनका टेन्योर नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है, एंड मेनी मोर थिंग्स। याद रहेगी जितने भी आर्टिकल्स हैं गवर्नर के रिगार्डिंग, जो भी बच्चा लिखेगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं समझ लूंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यही एक चीज है जो आपको रेगुलर करना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।